मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ से आज द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक के बारे में चर्चा करने के बाद आज नाटक के तत्वों के बारे में चर्चा करूंगी। नाटक के मुख्य तत्व: एक, कथा वस्तु; दूसरा, पात्र एवं चरित्र चित्रण; तीसरा, कथोपकथन; चौथा, देश काल और वातावरण; पांचवा, उद्देश्य; छठा, भाषा शैली और सातवां है अभिनेयता। प्रथम वर्ष में कहानी की चर्चा करते हुए कहानी के तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि मुख्य रूप से नाटक के तत्वों के समान ही थे। नाटक में जो मुख्य तत्व जुड़ा है वह है अभिनय का, क्योंकि नाटक अभिनय करने के लिए लिखा जाता है। अतः एक नया तत्व अभिनेयता नाटक के तत्वों में जुड़ गया है। अब हम विस्तार से इन तत्वों की चर्चा करेंगे। पहला कथा वस्तु है। भारतीय विद्वानों ने कथा वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया है। उसमें पहला है प्रख्यात कथा वस्तु, जिसमें इतिहास, पुराण आदि से पौराणिक कथा वस्तु को ग्रहण किया जाता है और नाटककार अपनी कल्पना के माध्यम से उसमें रंग भरता है। पौराणिक प्रख्यात कथा वस्तु में यह कल्पना सूत्र अत्यंत अल्प होता है, अर्थात कम होता है, जिससे ऐतिहासिक वर्णन बाधित नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है, यह संदर्भ प्राचीन समय से लिया जाता है। वो किसी भी पुरानी कथा पर आधारित हो सकता है। उसमें अपनी कल्पना के माध्यम से लेखक नए रूप में उसकी प्रस्तुति देता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें वह कल्पना के तत्व को इतना ही मिलाता है कि उससे जो मुख्य कथा है उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना हो। कथा वस्तु में दूसरा कथा वस्तु रूप जो है वह उत्पाद कथा वस्तु कहा जाता है। जब नाटककार द्वारा कल्पित कथा वस्तु को उत्पादित किया जाता है तब उसे उत्पाद कथा वस्तु कहा जाता है। यहाँ स्पष्ट होता है कि उत्पाद मतलब उत्पन्न करना। उत्पन्न करना से तात्पर्य ये है कि नाटककार समसामयिक या अन्य किसी कथा वस्तु को अपनी कल्पना के आधार पर नए रूप में प्रस्तुत करता है। उस समस्या के बारे में वो कैसा सोचता है या क्या लिखना चाहता है, यह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से नाटककार पर ही आधारित होता है। तीसरा कथा वस्तु का जो भाग है उसे हम मिश्र कथा वस्तु कहते हैं। मिश्र कथा वस्तु में पृष्ठभूमि तो ऐतिहासिक होती है, लेकिन उसमें जो कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं वह पूर्णतः काल्पनिक होती हैं। इसमें कल्पना तत्व की प्रधानता होती है और इतिहास गुण भी होता है। नाटक में कथा वस्तु के लिए 5 स्थितियां मानी गई है, जिसे हम प्रस्तावना, कार्य विकास, संघर्ष, चरम सीमा, निगति और समाप्ति के रूप में लेते हैं।
यहाँ पहले मैं चर्चा करना चाहूँगी मिश्र कथा वस्तु की। मिश्र कथा वस्तु से जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, मिश्र मतलब मिलाना। दो मिली हुई या दो से अधिक चीज़ें जो मिली हुई हैं, एक दूसरे में समाहित हैं, उसे हम मिश्र कथा वस्तु के अंतर्गत रखते हैं। इसमें दोनों ही बातें आती हैं कि इतिहास से संबंधित कोई विषय हो सकता है, उसका आधार हो सकता है, और उसमें हम अपने नाटककार अपने तरीके से उसमें अपनी कल्पना के रंगों से उस कथा वस्तु में प्रस्तुति पात्रों के माध्यम से देता है। अब जो हमने 5 स्थितियाँ कथा वस्तु के विकास की मानी है, वो है प्रस्तावना, कार्य विकास, संघर्ष, चरम सीमा, निगति और समाप्ति। प्रस्तावना या प्रारंभ में नाटककार नाटक के बारे में सभी प्रारंभिक सूचनाओं को देता है, जिससे नाटक को समझने में आसानी होती है। लेकिन यह सूचनाएं इतनी स्वाभाविक बातचीत के रूप में की जाती हैं कि पाठक को या देखने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह जानबूझकर दी जा रही हैं। इसमें सहजता का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रस्तावना के साथ प्रारंभिक घटना की शुरुआत कर दी जाती है और इसमें क्रमशः कार्य का विकास प्रारंभ कर दिया जाता है, अर्थात जिस विषय को लेकर यह लिखी गई हैं उसका संघर्ष दिखाया जाता है। संघर्ष की स्थिति में विरोधी शक्तियों की हार या जीत या अंतर्द्वंद का समाधान दिखाया जाता है। हार जीत से तात्पर्य दो पक्षों के आपस में चर्चा और अंतर्द्वंद अर्थात अपने ही मन में कलाकार जो है वह मन ही मन उसके बारे में तर्क वितर्क करता है, उसे हम अंतर्द्वंद कहते हैं। अंतर्द्वंद के बाद निगति की अवस्था शुरू होती है, जिसका तात्पर्य ये है कि जो संघर्ष पात्रों में दिखाया जा रहा है वह उतार की ओर आता है। उतार से मतलब ये है कि धीरे धीरे वह समाधान की ओर बढ़ता है और कथा वस्तु का अंत समाप्ति की ओर चला जाता है। इस तरह से कथा वस्तु को हम इस रूप में चित्रित करते हैं। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी में भी हमने देखा था कि पात्रों का चयन किया जाता है और पात्रों के चरित्र विकास से ही कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। कथा वस्तु के निर्माण के साथ ही पात्रों की रचना की जाती है। पात्रों की रचना में नाटक का प्रमुख पात्र नायक या नायिका का वर्णन होता है, साथ ही कथा को बढ़ाने वाले अन्य पात्रों की संरचना भी की जाती है। तो अन्य पात्र जो होते हैं वह मुख्य पात्र या नायक या नायिका की भावनाओं को विकसित करने के लिए सहयोगी के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। नायक और नायिका दोनों गुणों से ओतप्रोत दिखाए जाते हैं। विद्वानों के अनुसार नायक में 3 गुण होने चाहिए: धीरोदात्त, धीरोद्धत और धीर ललित, धीर प्रशांत। इसी तरह नायिका में भी 3 भेद बताए गए हैं: स्वकीय नायिका, परकीय नायिका और सामान्य। सामान्यता नाटकों में चरित्र चित्रण पर विशेष बल दिया जाता है। पात्रों की भावात्मक और मानसिक परिस्थितियों के द्वारा आंतरिक और बाहरी अंतर्द्वंद का प्रकाशन किया जाता है। चारित्रिक उत्थान
पतन, मानसिक उतार चढ़ाव और विविध भावों का द्वंद्व और आदर्शों का चित्रण करना कथाकार द्वारा नाटक का विकास किया जाता है। इसी क्रम में तीसरा है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद से तात्पर्य हम समझ सकते हैं कि आपसी बातचीत के लिए या अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए पात्र जिस भाषा या जिन संवादों का प्रयोग करते हैं उसे हम संवाद या कथोपकथन के रूप में लेते हैं। संवाद या कथोपकथन नाटक का मुख्य अंश होते हैं, क्योंकि संवाद या कथन प्रभावी न हो तो नाटक अपने महत्व को खो देता है। क्योंकि जब तक संवाद प्रभावी नहीं होंगे तो पाठक या दर्शक पर अपना वो प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे जिसके लिए नाटक लिखा गया है। संस्कृत नाटकों में इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जो है सर्वश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य। सर्वश्राव्य सभी के द्वारा सुनने के लिए, सर्वश्राव्य से आप मतलब समझ रहे हैं कि सर्व मतलब सभी, श्राव्य मतलब सुनना। ऐसे संवाद जो पूर्ण रूप से सभी के द्वारा सुने जाते हैं। अश्राव्य का मतलब है स्वगत कथन। स्वगत कथन मतलब पात्र अपने आप से ही बात करता हुआ प्रतीत होता है, इसमें दूसरे के साथ वह संवाद नहीं करता है। नियत श्राव्य जो कुछ ही पात्रों के सुनने के लिए हो। कुछ पात्रों से तात्पर्य ये है कि जब संवाद कुछ खास पात्रों को कहे जाते हैं, चुपचाप इंगित किए जाते हैं, उसे हम नियत श्राव्य के अंतर्गत रखते हैं। नाटक की दृष्टि से कथन कथा वस्तु को गति देने वाले सहज, स्वाभाविक, संक्षिप्त, पात्रों के अनुकूल, पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करने वाले, जिज्ञासा, रोचकता और सरसता को लिए हुए वातावरण को सजीव करने में समर्थ होने चाहिए। अगला है देश, काल और वातावरण। इसे हम माहौल भी कह सकते हैं। नाटक में तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवस्था का चित्रण देश और काल के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसमें 2 प्रकार के वातावरण माने जाते हैं। पहला बाह्य वातावरण और दूसरा आंतरिक वातावरण। दोनों वातावरणों का सजीव होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा शैली सरल, आकर्षक, सारगर्भित होनी चाहिए और ज़रूरी बात यह है कि भाषा पात्रों के अनुरूप ही होनी चाहिए। भाषा तत्सम प्रदान और तद्भव प्रदान दोनों प्रकार की हो सकती है। इसमें देशज, विदेशी शब्दों का प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है, लेकिन ध्यान यह रखना होता है कि शब्द इतने सहज और सरल होने चाहिए कि जो पढ़ने या देखने वालों को तुरंत समझ में आ जाए और भाषा पात्रों के अनुकूल होगी, तभी वह प्रभावकारी बन सकेगी। अगर नाटक में कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो प्रभाव में अंतर आ जाएगा, क्योंकि पढ़ने या देखने वाला पाठक उस शब्द के अर्थ को खोजने में लग जाएगा और नाटक का जो समग्र प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए वह संभव नहीं हो सकेगा। अगला तत्व नाटक का जो माना गया है वह है उद्देश्य। किसी भी प्रकार की साहित्य रचना में रचनाकार का
कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही होता है और साथ ही साहित्य में अनुसंधान करना और जीवन में सत्य को स्थापित करना साहित्य का लक्ष्य होता है। नाटक का उद्देश्य जीवन की व्याख्या के माध्यम से नैतिक पक्षों को प्रतिपादित करना होता है। गलत चीज़ों का उदाहरण दर्शक या पाठक पर प्रभाव को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए नाटककार सजग होकर नाटक के उद्देश्य का चयन करता है। नाटक का उद्देश्य मनोरंजन भी है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ उसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा देना होता है। अतः उद्देश्य ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह जबरदस्ती आरोपित किया जा रहा है, बल्कि पात्रों में सहज रूप से इस तरीके से आना चाहिए कि देखने या पढ़ने वाला व्यक्ति आसानी से उस उद्देश्य को ग्रहण कर सके। अगला तत्व नाटक में जो लिया गया है वह है अभिनेता। नाटक में अभिनय का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक अभिनय सशक्त नहीं होगा तब तक नाटक में जो कहा गया है या जो कहा जा रहा है वह प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं हो पाएगा और उसका प्रभाव दर्शक या पाठक पर वो नहीं हो पाएगा जो कि नाटक का मूल उद्देश्य है। नाटक मूलतः अभिनय या रंगमंच की दृष्टि से ही रचे जाते हैं, इसलिए रंगमंच की कसौटी पर खरा उतरने के लिए अभिनय का होना अत्यंत आवश्यक है। नाटक रंगमंच की दृष्टि से लिखे जाते हैं जो कि अर्थ और अभिनय के माध्यम से अपने विशिष्ट अनुभव को प्रस्तुत करते हैं। अभिनय के भी 4 अंग माने गए हैं। आंगिक या कायिक अर्थात अंगों के माध्यम से अभिव्यक्ति, वाचिक अर्थात बोलकर प्रस्तुत किए जाने वाले, आहार्य अर्थात उचित रूप से श्रृंगार एवं साज सज्जा, और चौथा है सात्विक। सात्विक मतलब अपशब्दों का प्रयोग या गलत भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाना चाहिए। एक अच्छे नाटक में इन चारों का समायोजन होना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि नाट्य तत्वों की रचना भी संस्कृत नाट्य शास्त्र के आधार पर की गई है, लेकिन उस पर नवीन चिंतन और पाश्चात्य का प्रभाव भी पड़ा है। इन तत्वों के आधार पर अधिकतर नाटकों की रचना की जाती है।